तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अपना पहला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर इसमें आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ईगल की बुक से जो पूरा सिलेबस है उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ में पेन और कॉपी लेके इन नोट्स को कॉपी करते रहिए। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स। तो अगर हम स्टोन्स की बात करें तो स्टोन क्या है? अ नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स बाय सुटेबल मेथड इज कॉल्ड स्टोन। स्टोन हमारा जो, अगर मैं हिंदी में समझाऊं इसको, तो स्टोन जो हमारा होता है, जो चट्टानों से ना जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें हमें आखिर में मिलता है, उसे हम स्टोन कहते हैं। और इसके आगे ये भी लिखा हुआ है, द स्टोन विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इज नोन एज बिल्डिंग स्टोन। जितने भी हमारे स्टोन होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर बनाने में आप हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज करते हैं, तो वो सारे हमारे बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे अलग से एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। जो हमारे पत्थर हैं वो हमारी चट्टानों या फिर जो बड़े बड़े चट्टानें होती है उनसे डिराइव होता है। तो अगर हम रॉक्स के बारे में पढ़ें तो जो हमारा रॉक्स होता है वो है, रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मासेस कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो हमारा चट्टानें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड ये मटेरियल से बना हुआ होता है। सॉलिड मटेरियल, उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स हो सकते हैं या फिर बहुत सी चीज़ों से हमारा रॉक्स बनता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, दे फॉर्म द अर्थ क्रस्ट एंड सर्व द प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर जियोलॉजिकल एंड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। जो हमारा रॉक्स है ना, वो हमारा मेन सोर्स है किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बनाने में। जो हमारा मटेरियल यूज होता है ना, वो सारा जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है वो हमारा रॉक्स होता है। तो अगर हम रॉक्स के क्लासिफिकेशन में आए, अगेन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखें तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है हमारा केमिकल एंड थर्ड है फिजिकल। तो आगे इसको आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है ना, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन हमारा किस बेस पे है कि हमारे चट्टाने जो है, रॉक्स है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। कि हमारा जो चट्टाने हैं वो कैसे, किस तरीके से मतलब फॉर्म हुई है, उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें हमारा जो आता है, आपने पहले भी शायद ये पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारे 3 टाइप के रॉक्स आते हैं इसमें। तो अगर हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़े ना, तो हमारा जो इग्नियस रॉक्स है वो ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसी चट्टाने होती है जो हमारा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या तो लावा, दोनों की उससे, या तो उस जो हमारा ज्वालामुखी है उसके अंदर या तो उसके बाहर हमारा जो फॉर्म हुआ है। मैं इसको सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इग्नियस रॉक अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल में, तो इग्नियस रॉक्स वो टाइप के रॉक्स होते हैं ना, जो हमारे वॉल्केनो के अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है, जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं। अगर वो लिक्विड कंटेंट वॉल्केनो के अंदर है तो उसे हम मैग्मा कहेंगे, और अगर वो वॉल्केनो के बाहर है तो उसे लावा कहेंगे। तो अगर हमारे रॉक्स मैग्मा या लावा दोनों से बन रहे हैं, मतलब अगर मैग्मा अंदर ही ठंडा हो रहा है वॉल्केनो के और वहां पे हमारे रॉक्स बन रहे हैं, तो वो भी हमारे इग्नियस रॉक्स होंगे। और अगर हमारा लावा है, मतलब जो वॉल्केनो के बाहर आता है, अगर हमारा जो लिक्विड मटेरियल ये वॉल्केनो के अंदर होता है, अगर हमारा वो वॉल्केनो के बाहर आ रहा है, तो वो भी हमारा इग्नियस रॉक्स होता है। कि मतलब दोनों तरीके से हमारा रॉक्स बन सकता है। अगर वो सॉलिडिफिकेशन उसका सॉलिड फॉर्म में बन गया अगर वो वॉल्केनो के अंदर, तो उसे भी हम इग्नियस रॉक्स कहेंगे। अगर वो वॉल्केनो के बाहर बनता है तो उसे भी हम इग्नियस रॉक्स ही कहेंगे। इसका जो आपके 2 एग्जांपल्स हैं वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आपको 2 से ज़्यादा एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 तो कंपलसरी है कि आपको हर टाइप के रॉक्स के आने ही चाहिए। तो दूसरा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आता है यहाँ पर हमारे पास। तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है उसको अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज दैट आर डिपॉजिटेड एंड लिथिफाइड at the earth's surface under the effects of the weathering agencies such as rain, wind, water, ग्लेशियर आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके ऐसे टाइप के रॉक्स होते हैं ना, जो आपके समुद्र में डिपॉजिट टाइप के हो जाते हैं। जैसे अगर आपकी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, अगर वो वेदरिंग एजेंसीज, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि
पानी का, धूप का, सर्दी का उस पे असर पड़ता है चट्टानों पे, तो उसकी वजह से जो वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है और वो पानी के ज़रिए समुद्र या फिर तालाब वगैरह में डिपॉज़िट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोस दैट आर डिपॉजिटेड एंड लिथिफाइड। लिथिफाइड का यहाँ पे मैंने अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टुगेदर। तो जब आपकी जो चट्टाने हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टाने, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं पे, बहुत टाइटली डिपॉजिट हो जाते हैं, तब जाके आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते होंगे। और सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादातर आपने देखे होंगे कि समुद्र में आप वहां आपको पाए जाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। अब जो आपका तीसरा टाइप का रॉक्स आता है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स पहले इंग्लिश में समझते हैं इसको। द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स विद इन द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो वाले रॉक्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं, जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर या फिर प्रेशर। प्रेशर आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी वजह से जो रॉक्स में मॉडिफिकेशन आता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का मेन यही होता है मीनिंग कि जो मॉडिफिकेशन आते हैं उन रॉक्स में, उन्हें ही हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और मैंने, अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैंने यहाँ छोटा से इसमें लिखा हुआ है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स भी आपके अर्थ के अंदर ही होते हैं और इग्नियस रॉक्स आप तो आपको पता ही है कि वॉल्केनो के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर वो मॉडिफाइड होते हैं, ये इनके मॉडिफाइड टाइप के होते हैं कि हाँ, उनके उन पे सर्टेन टेम्परेचर की वजह से उनके उनके अंदर कुछ चेंजेस आए या फिर प्रेशर की वजह से कोई चेंजेस आए, तब जाके हमारे ऐसे रॉक्स बनते हैं। इसका एग्जांपल है मार्बल एंड स्लेट। जो सेकंड टाइप का केमिकल हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर रॉक्स। जो हमारा ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि हमारा रॉक्स कैसे कैसे केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, वो हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो सिलीशियस रॉक्स आता है। द रॉक्स हैविंग सिलिका और सैंड एज देयर मेजर कंटेंट आर कॉल्ड सिलीशियस रॉक्स। जिन रॉक्स में हमारा सिलिका या फिर सैंड हमारा मेजर कंटेंट होता है, कि मतलब 75 to 80% अगर हमारा जो रॉक है, अगर वो सिलिका से बना है या तो सैंड से बना है, तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। और ये रॉक्स हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं। दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। जो हमारा दूसरे टाइप का रॉक्स आता है क्लासिफिकेशन में, वो आता है आर्जिलेशियस रॉक्स। दीज रॉक्स हैव एल्यूमिनियम और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। आप देख सकते हैं ऐसे टाइप के रॉक्स जिनमें हमारा एल्यूमिना और क्ले हमारा मेजर कंटेंट होता है, मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा इसी से बनता है। पूरा जो हमारा रॉक्स है ना, वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम और क्ले से बन रहा है, तो वो हमारा आर्जिलेशियस रॉक्स होगा। और ये भी हार्ड एंड ड्यूरेबल तो होते हैं, लेकिन ये ब्रिटल होता है, मतलब हिंदी में इसका मतलब भंगुर होता है, कि ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। जैसे कि आपका स्लेट एंड लेटराइट्स हो गया। एग्जाम्पल में आपका आता है स्लेट एंड लेटराइट्स। तो हमारा जो तीसरा इसका ये क्लासिफिकेशन में आता है केमिकल क्लासिफिकेशन में, वो आता है कैलकेरियस रॉक्स। तो इसको देखते हैं। द रॉक्स हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कैलकेरियस रॉक्स। तो जिन टाइप के रॉक्स में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम दोनों एक ही होते हैं, हमारा जो मेजर जो रॉक्स होता है, अगर वो इनसे बना हुआ है ना, लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक ही होता है, तो उसे हम कैलकेरियस रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है मार्बल। अब हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। This classification is based on physical properties of rocks and shows the arrangement of different particles forming the mass of rocks। हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये वाला, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है कि कैसे ये डिफरेंट पार्टिकल्स हमारा एक चट्टान का फॉर्मेशन करते हैं, उस बेसिस पे हमारा है। तो हमारा जो पहला आता है वो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। The rocks which show distinct signs of layers and can be easily splitted up into layers are called stratified rocks। जो जिस ये इसमें हमारा कहा गया है कि ऐसे पत्थर जो हमारे
डिफरेंट लेयर जिनके अंदर अगर हम उनको काटेंगे ना तो उनके अंदर हमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स की मिलेंगी। तो ऐसे टाइप के रॉक्स हमारे होते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। आपको इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ओवरव्यू ले लीजिए। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जियोलॉजिकल एंड केमिकल या तो केमिकल एंड फिजिकल या तो तीनों पूछ लेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बताओ। ये आपका जो मेन क्वेश्चन होगा ये आएगा आपके 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको कराया है। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है वो ऐसे टाइप के रॉक्स होते हैं जो हमारा डिस्टिंक्ट साइंस ऑफ लेयर्स, जिसका मतलब हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स है रॉक्स की और जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं लेयर्स में। तो ऐसे टाइप के रॉक्स हमारे होते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। फ्रॉम दीज रॉक स्टोन इन द फॉर्म ऑफ थिन स्लैब आर कैन बी ऑब्टेन्ड। ऐसे टाइप के पत्थरों से ना, जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है, इन टाइप के पत्थरों से हमें स्लैब मिल सकती है, थिन स्लैब मिल सकती है। तो ऐसे स्टोन के आपका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो आपका सैंडस्टोन हो गया और स्लेट हो गया। अगर आपको दूसरा टाइप देखें तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है इसमें। These are the rocks which do not show distinct signs of layers, so these rocks cannot be separated into layers। ये सिंपली इसका मतलब है कि ऐसे पत्थर जिनके अंदर आपको लेयर्स, अगर आप उन्हें तोड़ेंगे ना तो आपको लेयर्स में नहीं मिलेंगे वो पत्थर। तो ऐसे टाइप के पत्थरों को हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। तीसरा जो आपका लास्ट टाइप आता है इसका, वो आता है फॉलिएटेड रॉक्स। फॉलिएटेड रॉक्स आपका ऐसा पत्थर है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ओनली। आपके ऐसे पत्थर जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही उन्हें तोड़ने में आपको लेयर्स में मिलेंगे। तो ऐसे टाइप के रॉक्स को आप कहते हैं फॉलिएटेड रॉक्स। और इन रॉक्स से आप थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज रॉक्स कैन बी स्प्लिटेड अप इनटू थिन शीट्स। इनको आप थिन शीट्स में तोड़ सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आ गया स्लेट एंड स्किस्ट। स्किस्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग है SCHIST। वैसे आपको ये फिजिकल क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल और केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन। जो आपका स्टोन है जो इंजीनियरिंग वर्क में यूज होगा, तो रिक्वायरमेंट है, जो जो आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखी है, ये सारे रिक्वायरमेंट होगी तभी आपका एक स्टोन गोल्ड बिल्डिंग स्टोन या फिर एक गुड इंजीनियरिंग स्टोन कहा जाएगा। तो उसका जो पहला पॉइंट, इसका जो पहला पॉइंट है ये आप देख सकते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ है। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर किसी स्टोन पे 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर लगाया जा रहा है और अगर वो उस पर टूट जाता है तो वह गुड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका जो दूसरा पॉइंट आता है वो है ड्यूरेबिलिटी। अ गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी ड्यूरेबल इनफ टू रेजिस्ट the effect of weathering agencies, example wind, rain, alternate conditions of heat and cold। आपको जो स्टोन होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन, वो इतना ड्यूरेबल होना चाहिए कि वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को रेजिस्ट कर ले। आपका जो स्टोन है वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को रेजिस्ट कर ले। जैसे कि आपकी वेदरिंग एजेंसीज में आती है आपके हवा, धूप, पानी और टेम्परेचर का अप या डाउन होना। जैसे हॉट एंड एक्सट्रीम कंडीशन आते हैं जो आपके टेम्परेचर की, या तो ज़्यादा ठंड या तो ज़्यादा गर्मी, अगर इन सबको वो ड्यूरेबल कर लेता है तो वो आपका गोल्ड बिल्डिंग स्टोन कहा जाएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अपीयरेंस का। अ गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म कलर एंड फ्री फ्रॉम क्ले होल्स। जो आपका स्टोन है ना, गुड बिल्डिंग स्टोन जो आपको होना चाहिए वो आपका यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए, मतलब एक समान उसका पूरा रंग होना चाहिए और वो किसी भी टाइप के उसके अंदर होल्स नहीं होने चाहिए, क्ले होल्स। क्योंकि अगर उसके अंदर होल्स रहेंगे ना तो हो सकता है कि वो आगे जाके उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो उस वजह से वो फेल हो जाए, या फिर बहुत से रीजंस हैं, इसलिए उसमें क्ले होल्स नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए एकदम सारा। जो आपका चौथा पॉइंट आता है वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज बिटवीन 2.4 एंड 2.8 और शुड बी ग्रेटर देन 2.7। जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है गोल्ड बिल्डिंग स्टोन का, या तो वो 2.4 से 2.8 के बीच होना चाहिए, और कहीं कहीं बुक्स में दे रखा है कि वो शुड बी ग्रेटर देन 2.7। अगर आपको ऐसा पूछता है कभी फिलप्स में कि शुड बी ग्रेटर देन कितना, तो आप 2.7 लिखेंगे, और अगर आपको थ्योरी में पूछता है तो आपको ये लिखना है बिटवीन 2.4 एंड 2.8।
जो इसका 5वां पॉइंट आता है वो है पोरोसिटी। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एब्जॉर्ब मोर देन 5% ऑफ वाटर। इफ इट एब्जॉर्ब मोर देन 10% ऑफ वाटर इट विल बी रिजेक्टेड। जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है वो 5% या तो उससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं। मतलब 5 से 10 के बीच वो पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो हमारा छठवां आता है वो है टेक्सचर में। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ क्लोज्ड ग्रेन एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। have a yeah, a good building stone should have a closed grained and compact structure। मतलब जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है ना वो एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से मतलब उस पर छेद हो रखा है या फिर कुछ। टेक्सचर में बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए उसका और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बहुत ही पतला या फिर बहुत ही छोटा है, या फिर एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि मतलब जिसे हम इस्तेमाल कर सके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या फिर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जो आपका 7वां पॉइंट आता है वो है रेजिस्टेंस टू फायर। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एबल टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। ये आपका सेम वेदरिंग एजेंसीज के पॉइंट में भी आ गया था, लेकिन ये अलग से भी एक पॉइंट दे रखा है बुक में कि जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है वो आपका एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करना चाहिए, तभी वो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में आएगा। अब आपने स्टोन के बारे में तो पढ़ लिया कि कैसे स्टोन डिराइव होते हैं, क्या किन पत्थरों से डिराइव होते हैं, क्या क्या गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब जानते हैं कि स्टोन मिलता कहाँ से है। यहाँ से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जितने भी यहाँ इन नोट्स में दिखाया ना ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं अपना स्टोन क्वेरिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स इज नोन एज क्वेरिंग। पहले क्वेरिंग को समझते हैं कि क्वेरिंग होता क्या है। क्वेरिंग का मतलब जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं कहीं पे, वहां से जब स्टोन्स को डिराइव किया जाता है, रॉक से जब स्टोन को डिराइव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने सेम यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स इज नोन एज क्वेरिंग। रॉक बेड्स या मतलब जहाँ पे रॉक डिपॉजिट हो रखा है, ये तो अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रखा है तो अर्थ के सरफेस के नीचे हो रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट अंडर द ग्राउंड एट ग्रेट डेप्थ। जो हमारा माइनिंग के केस में जैसे हमारा माइनिंग होता है ना, जो हमारे खदानों में काम होता है, जो हमारा उस टाइम में जो हमारा ऑपरेशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहराई पे होता है। और जो हमारा क्वेरिंग होता है ना, नॉर्मल जो हमारा क्वेरिंग होता है पत्थर को तोड़ने का चट्टानों से, वो हमारा एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में होता है और ग्राउंड लेवल पे होता है। तो अगर हम इसके मेथड्स के बारे में पढ़े, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, तो हमारा क्वेरिंग 3 टाइप से होता है। क्वेरिंग विद हैंड टूल्स, क्वेरिंग विद चैनलिंग मशीन एंड क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। क्वेरिंग विद हैंड टूल्स तो हमारा यही होगा कि हमारा जो पत्थरों को तोड़ना है, या तो हम हैंड टूल्स के इस्तेमाल करें, जो आपका हथौड़ा वगैरह या फिर जो आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं वो हम हाथ से तोड़ के चट्टानों से पत्थरों को अलग करें, या तो हमारा चैनलिंग मशीन आती है, जैसे आपकी वेरियस मशीन्स होती हैं जो पत्थरों के ऊपर होल करके उनके अंदर उनको तोड़ती है। पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीन्स आती है। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपका क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग आपके सिलेबस में है। ये आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, लेकिन क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है आपके सिलेबस में। क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। जो आपका ब्लास्टिंग है ना, क्वेरिंग हमें अगर चट्टानों को पत्थरों में तोड़ना है तो एक ही तरीका है कि हम उसमें या तो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपका डायनामाइट हो गया। ऐसे हाई एक्सप्लोजन जो हमारे कॉज करते हैं, अगर हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करें ना तो ऐसे में हम बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव इज नोन एज ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का मतलब है कि अगर हम एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही डेंजरस होता है, जैसे कि डायनामाइट हो गया या आरडीएक्स हो गया, ऐसे हम एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहे हैं क्वेरिंग करने के लिए, तो उसे हम ब्लास्टिंग कहेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द रॉक्स आर डेंस, हार्ड, अनफिशर्ड एंड व्हेन क्वेरिंग इज डन अप टू अ लार्ज स्केल। ये हम तभी कर सकते हैं, ब्लास्टिंग का मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं या फिर तो रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड है, डेंस यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा गहरा है, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और या तो फिर हमें जो क्वेरिंग है हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे करनी है, तभी हम ब्लास्टिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे। इसका जो इफेक्ट होता है वो 4 तरीके से होता है। एयर पॉल्यूशन, अगर आप ब्लास्टिंग करेंगे तो सारे जितने भी एक्सप्लोजिव्स होंगे ना उनके कुछ मॉलिक्यूल्स एयर में मिक्स होके आपकी एयर को कंटेमिनेटेड कर देंगे या फिर गंदा कर देंगे। दूसरा आपका वाटर पॉल्यूशन, यही एक्सप्लोजिव अगर आपके पानी या फिर अगर आपका अंडरग्राउंड कहीं चले गए, पानी के सोर्स से मिल गए, तो वो आपके पानी को कंटेमिनेट कर देंगे। लैंड पॉल्यूशन अलग होगा,
अगर जहाँ पे आपका ब्लास्टिंग हो सकती है ना, जहाँ पे आपकी ब्लास्टिंग होगी, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और चौथा आपका नॉइस पॉल्यूशन। आपको जो ब्लास्टिंग अगर आप करेंगे तो उससे इतनी ज़्यादा इंटेंस साउंड प्रोड्यूस होगी ना, जिससे मतलब जो आसपास के सराउंडिंग्स है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे आपका नॉइस पॉल्यूशन भी होगा। तो वेरियस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या है कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स का। तो इसको आप ध्यान से देखिए। फॉर जनरल बिल्डिंग वर्क दैट इज वॉल फाउंडेशन एटसेट्रा। हमारा जो जनरल बिल्डिंग का काम होता है ना, उसमें हमारे दीवार में या फिर फाउंडेशन में हमारे स्टोन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। फॉर ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, जैसे आपकी सजावटी के लिए जो आपके पत्थर यूज होते हैं, इनमें आता है आपके जैसे मार्बल हो गया, वो सजावटी के लिए कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फॉर इंसुलेशन, जैसे कि अगर आप कहीं पे टाइल लगा दें तो आपके वो इंसुलेशन का काम करता है। और चौथा पॉइंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। आप स्टोन का यूज कर सकते हैं, लाइम स्टोन जो है ना, वहां से हमें लाइम मिलता है। तो अगर हम लाइम स्टोन भी हमारा देखें तो हमारा बहुत ही यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। अगर हमें लाइम का प्रोडक्शन करना है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम के लिए भी स्टोन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और जो हमारा लास्ट आता है वो पॉइंट है बेलास्ट इन रेलवेज। जो आपके रेलवे ट्रैक्स पे जो पत्थरें बिछाई जाती है ना, वो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो बेलास्ट के होते हैं, जिनका रेलवे में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, यहीं पे खत्म होता है। इसके मैं आपको एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इन नोट्स को ढंग से पढ़िए, इनको कॉपी में लिखिए, रिवाइज करिए। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हो गया ब्रिक्स एंड टाइल्स उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाइए एंड स्टे ट्यून्ड।